सईद जिस मकान में रहा करता था उसके साले शकील का था। शकील अपनी पत्नी शबनम और बच्चों के साथ मकान के नीचे अपार्टमेंट में रहा करते थे, जबकि सईद जो है उसके ऊपर वाले माले पर रहा करता था। सईद छत पर लगे लोहे के जाल से शबनम और शकील की गतिविधियों पर नजर रखे रहता था। जैसे ही शकील काम पर जाने के लिए घर से निकलता था, सईद झट से शबनम के पास पहुंच जाता। इसके बाद दोनों जी भरकर अपनी हसरतें पूरी करते थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी तक में। तो आज की इस रियल स्टोरी में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे आप अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 35 साल की उम्र होती है शकील, जो लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के रमबगिया खदरा मोहल्ले में रहता था। उसके पिता जो थे अहमद हुसैन दर्जी थे, दर्जी का काम किया करते थे। पिता से यही काम सीखने के बाद वो भी टेलर बन गया था। करीब 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी लखनऊ से सटे हरदोई जिले के संडीला कस्बे के महताब मूसापुर गांव के रहने वाली शबाना अंजुम उर्फ शबनम से, जिसे हम स्टोरी में शबनम नाम से ही बुलाएंगे। जो एमए तक पढ़ी हुई थी। शबनम खूबसूरत लड़की थी, यानी कि अच्छी खासी दिखती थी, क्योंकि उसने एमए भी किया हुआ था और साथ में उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अपने से 5 साल छोटी, खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी घर आने के बाद शकील की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। सुबह को दुकान पर गया। शकील अब ज़्यादा देर तक दुकान पर बैठने लगा था। वह पत्नी की सारी ज़रूरतों का तो ख्याल रखता था, लेकिन उसके मन की चाहत पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह सजी धजी पत्नी की भावनाओं को समझने के लिए के बजाय करवट बदलकर जल्दी से सो जाता था। शबनम कभी पहल करती तो वो तवज्जो भी नहीं देता। कह सकते हैं कि शबनम के दिल में आग जलती थी। ये भी सच था कि वासना की आग में जलने वाली औरत अक्सर गुमराह हो जाती है। ऐसे में वह अपने घर की बदनामी के बारे में नहीं सोचती है। इसी दौरान शकील का बानोई जो था, वो सईद, जिसका नाम उर्फ माटू कह सकते हो, उसके यहाँ रहने के लिए आ गया था। कानपुर का थाना अनवरगंज के कुली बाजार में रहने वाले सईद का विवाह शकील की बहन नजमा से हुआ था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी नजमा मां नहीं बन सकी थी। सईद अक्सर शकील के घर आता जाता रहता था, क्योंकि साले बहनोई का रिश्ता था, तो दोनों अक्सर आया जाया करते थे। एक दिन दोनों के बातचीत हुई तो शकील ने सईद से लखनऊ में रहकर अपना कोई काम करने की बात कही। सईद को साले का सुझाव अच्छा लगा। उसने सोचा कि लखनऊ में रहकर काम करने पर उसकी आमदनी बढ़ सकती है। बात जब रहने की इंतजाम की आई तो शकील ने उसे अपने मकान की पहली मंजिल पर रहने को कह दिया। कुछ दिनों बाद शकील अपने साथ सामान लेकर कानपुर से लखनऊ आ गया। पत्नी नजमा को वह कानपुर में ही छोड़ आया था। लखनऊ आकर उसने तसला बनाने का काम शुरू किया। तसला वो होता है जो जिसमें कूड़ा, या फिर कह सकते हो अगर गांव में रहते हो तो उसमें गोबर वगैरह फेंका जाता है। कूड़ा कह सकते हो, उससे कूड़ा फेंका जाता है, उसे हम लोग तसला कहते हैं। शकील सुबह काम पर जाता था तो रात ही को घर लौटता था, जबकि जो सईद था वो कुछ घंटे काम करके कमरे पर लौट आता था। यानी कि शकील का जो साला था, जो कानपुर से रहने लखनऊ आया था सईद, वो काम करके आराम से दोपहर में, कभी शाम को, इवनिंग में लौट आता था। खाली समय होने पर वह शबनम के साथ बैठकर बातें करता था, क्योंकि दोनों में नंदोई एंड साले सैलज का रिश्ता था, इसलिए आपस में हंसी मजाक होता रहता था। सईद शबनम को अपनी बैग पर मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाने ले जाया करता था। अक्सर बाजार में अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता था, पिलाता था, क्योंकि उसका जो पति था वो टेलर का काम करता था। वो उसको पूरा दिन लग जाता था, तो वो अपनी पत्नी के साथ बाजार वगैरह नहीं जा पाया करता था। तो उसका जो साला था, यानी कि जो उसका बानोई था सईद, उसके साथ वो चले जाया करती थी। शबनम भी इतनी नासमझ नहीं थी जो नंदोई की आंखों की भाषा ना पढ़ पाती। इसके बावजूद वह जल्दबाजी अपने कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ाना चाहती थी। एक रोज की बात है, एक दिन पति के जाने के बाद शबनम सईद के लिए चाय बना रही थी। उस समय कमरे में बैठा सईद उसे आपलक निहार रहा था, उसे लगातार निहारता चला जा रहा था। शबनम ने उसे तिरछी निगाहों से देखा तो मन ही मन खुश हुई। चाय का कप लेकर वह सईद के पास आई और उस कप की ओर उसकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, जो मुझे टकटकी लगाकर देखते रहते हो? सईद ने बेहिचक जवाब दिया,
शबनम, तुम्हें देखना तो ही मेरा काम है। जैसे कि आजकल फ्लर्टिंग होती है लोगों के साथ, वही वो भी कर रहा था। वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें देखता कम हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता जाता हूँ। यह सुनते ही शबनम की धड़कनें बढ़ने लगी। वह उसके सामने बैठ गई, फिर घुटने पर कोहनी रखकर हथेली पर ठोड़ी टिकाते हुए मुस्कुराई। क्या सोचते हो, जरा मुझे भी तो बताओ। यही कि शकील निरा बुद्धू है, इतनी खूबसूरत बीवी है, लेकिन उसकी कद्र तक करना नहीं जानता। देखो ना क्या हाल बना कर रखा है। सईद ने शबनम को पैरों से लेकर सिर तक निहारते हुए कहा। शबनम को लगा कि सईद उसके मन की बात कह रहा है। वह बोली, क्या करें, उन्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है, मगर पैसे के अलावा घर गृह गृहस्थी वगैरह की भी ज़रूरतें होती हैं। इस बात को वो नहीं समझता है। ये कह रही थी शबनम अपने पति के शकील के बारे में। शबनम के इतना कहते ही सईद ने लोहा गर्म देखकर शब्दों का वार किया, क्योंकि वो उसे अपने जाल में फंसाने का ट्राई कर रहा था। इसलिए उसने तुरंत देखा कि लोहा गर्म है, अभी शब्दों का वार कर दो। और सईद कहता है, शबनम, शकील अपनी जिम्मेदारी पूरी करता तो नहीं सही, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना। शबनम के लिए यह खुला आमंत्रण था। उसके गालों पर हया की सुर्खी दौड़ी तो लाज से निगाहें झुक गईं। वह झिझकते हुए बोली, कहते हुए तो सोच लिया करो कि क्या कह रहे हो। शबनम, यह बात तो तुमसे काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन तुमने कभी मौका नहीं दिया, ये सईद बोलता है। सईद ने व्याकुल होकर कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। शबनम मन ही मन खुश हो रही थी। उसका मन चाह रहा था कि सईद उसे बाहों पर भर के सीने से लगा ले और खूब प्यार करे। इसके बावजूद वह दिखाने के लिए नाटकीय अंदाज में बोली, छोड़ो ना मुझे, कि क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो हमारी सामत आ जाएगी। सईद बोलता है कि इस मकान में हम दोनों के सिवा है कौन जो हमें देख लेगा। मैंने तो मेन गेट पहले से बंद कर रखा है, इसलिए बाहर से अंदर कोई आ भी नहीं सकता। फिर सईद उसके नज़दीक आकर बोला, वैसे भी समझदार मर्द वही है जो औरत के इनकार को ही उसका इकरार समझे। सईद ने उसे बाहों में उठाया और खूब प्यार किया। सईद का प्यार पाकर शबनम बहुत खुश हुई। नंदोई शैलज के बीच एक बार अवैध संबंध क्या बने कि वे रोज रोज यह खेल खेलने लगे। शकील को इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसके जाने के बाद पत्नी और बहनोई क्या गुल खिला रहे। समय के साथ उनके रिश्ते परवान चढ़ने लगे। लखनऊ की आबो हवा देखने के बाद शबनम भी कहीं नौकरी करना चाहती थी। इसके बारे में उसने पति से बात की। उसने उसे नौकरी करने की इजाज़त दी। एमए पास शबनम अखबारों में छपे नौकरी के विज्ञापन देखने लगी। अपनी योग्यता के अनुसार उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, कई जगह इंटरव्यू भी दिए। आखिर उसे सफलता मिल ही गई। शबनम को हजरतगंज में शक्ति भवन के पीछे स्थित आइडिया कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने पर वह बहुत खुश हुई। उसे अलग अलग शिफ्ट में काम पर जाना होता था। सुबह जल्दी जाना होता था तो वह टेम्पो से चली जाती, और शाम को जाना होता था तो सईद उसे अपनी बाइक से छोड़ आता था। शबनम काफ़ी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी, इसलिए वह ऑफिस में काम करने वाले लोगों से जल्दी ही घुल मिल गई। उसके ऑफिस में एक संजय नाम का एक युवक काम करता था। चूँकि ऑफिस के काम के मामलों में शबनम एकदम नहीं थी, इसलिए संजय ही उसकी हेल्प करता था। जल्द ही दोनों के बीच अच्छी वाली दोस्ती हो गई। संजय जो है शबनम की खूबसूरती पर फिदा था, उसका पूरी तरीके से ख्याल रखता था। शबनम को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा। इसकी वजह यह थी कि संजय उसका हम उम्र था, जबकि सईद उससे 20 साल बड़ा था। धीरे धीरे दोनों में दूरियां घटती गई और वे काफ़ी नज़दीक आ गए। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति चाह थी। एक दिन संजय ने शबनम के सामने प्यार का इजहार किया तो शबनम ने सहजता से उसका प्यार कबूल कर लिया। संजय से प्यार होने के बावजूद शबनम ने सही से दूरी नहीं बनाई। वह उसकी ख्वाहिशों को पूरा करती रही। वह उसे इसलिए छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने उस समय साथ दिया था जब उसे साथी की सख्त ज़रूरत थी। इस तरह शबनम पति के अलावा 2 नावों की सवारी कर रही थी। 5 मार्च 2014 को सुबह करीब 5:30 बजे शबनम घर से ऑफिस जाने के लिए निकली। उसके जाने के बाद शकील कुछ देर के लिए बेड पर यूं ही लेट गया। अभी मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही हुए थे कि घर के बाहर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और शोर भी सुनाई दिया। शकील बाहर निकलकर आया तो उसने शबनम को दरवाजे के बाहर लहूलुहान हालत में पड़े देखा। गिरने के बाद वह बेहोश हो गई। पड़ोसी भी उसकी हालत देखकर के वहां पहुंच गए। पत्नी को इस हाल में देखकर शकील घबरा गया। पड़ोसियों की मदद से वह शबनम को उठाकर बलरामपुर अस्पताल ले गया,
लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूंकि यह पुलिस केस था, इसलिए अस्पताल में इसकी सूचना हसनगंज थाने को दे दी गई। सूचना प्रभारी थाना प्रभारी दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया तो पता चला शबनम के गले व पेट पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। शबनम के पति से बात करने के बाद थाना प्रभारी ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। शकील की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी, लेकिन 10 दिनों के तफ्तीश के बाद उन्हें हत्यारों के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इस सिलसिले में उन्होंने कई मरतबा शकील और उसके बानोई सईद से पूछताछ की। सईद की बात उन्हें सईद पर शक होने लगा। 15 मार्च 2014 को दोपहर के समय पुलिस ने सईद को थाने बुलाकर फिर से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ में उसने शबनम की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने हत्या की जो वजह बताई वो चौंकाने वाली थी। शबनम जब कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी थी, सईद की किसी तरह पता चल गया था कि उसकी दोस्ती उसके साथ काम करने वाले किसी लड़के के साथ हो गई हो, जबकि उसे शबनम तक उनसे पुरुषों से मिलना, बातें करना अच्छा नहीं लगता था। वह बार बार इस बात का दबाव डालता था कि वह किसी बाहरी मन से बात ना किया करे। सईद ने कोशिश की तो उसे जानकारी मिल गई कि शबनम ऑफिस की जिस युवक के साथ मिलती जुलती है उसका नाम संजय है। इसके बाद वह उसकी जासूसी करने लगा। एक दिन सईद ने शबनम को संजय के साथ ऑफिस के नज़दीक एक रेस्टोरेंट में देख लिया। उस समय तो सईद ने शबनम से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर लौटने के बाद शबनम से नाराज़गी जताई। इसके जवाब में शबनम ने कहा कि वह नौकरी करने जाएगी तो ऑफिस के लोगों से बातचीत तो होगी। वह उनसे बातचीत ना करे ऐसा मुमकिन नहीं है। इससे सईद को विश्वास हो गया कि शबनम के संजय के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहती है। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन शबनम ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। सईद नहीं चाहता था कि शबनम उसके रहते किसी दूसरे के साथ मौज मस्ती करे। उसने शबनम को कई बार समझाया कि जब वह नहीं माने तो उसने शबनम की हत्या करने की ठान ली। 5 मार्च 2014 को शबनम जब 5:30 बजे घर से अपने ऑफिस जाने के लिए निकली थी तो सईद भी चुपके से उसके पीछे हो गया। सईद ने अपना चेहरा कपड़े से छिपा लिया। शबनम घर से लगभग 200 मीटर दूरी पहुंची थी कि शबनम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर शबनम ठिठकी, लेकिन वह कुछ समझती उससे पहले ही सईद ने उसके गले व पेट पर लाई कैंची से कई बार प्रहार किया और वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागकर वह पास के कब्रिस्तान में गया और खून से सनी कैंची 4 दीवारी के किनारे झाड़ियों में छिपाती। फिर वह छिपते छिपते जल्दी ही घर पहुँच गया। शबनम घायल जरूर हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। पेट पर हाथ रखकर वह लड़खड़ाते हुए अपने घर तक पहुँच गई, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुँचते ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। धड़ाम की आवाज़ के साथ जमीन पर नीचे गिर गई। पुलिस ने सईद से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर कब्रिस्तान के पास छिपा कर रखी कैंची बरामद की और फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके उसे कोर्ट में पेश किया। उसके बाद जेल भेज दिया। तो ये दोस्तों हमारी आज की कहानी रही। तो इस कहानी से कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी ओपिनियन देना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप दे सकते हैं अपना ओपिनियन, और आप बता सकते हैं इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या सीखने को मिला, और मैं अपनी कहानी को बोलने के तरीके में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो एक फालतू कहानी में और आप इंगेज ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो कहानी रहेगी वो बेस्ट तरीके से मैं आपको सुना सकूँ, और कहीं ना कहीं आपको उन कहानियों से सीखने को भी मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड 12 में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।